नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मस्त रहे होंगे। नया साल सबके लिए अच्छा रहा होगा, खूब मजे किए होंगे, खूब पार्टी की होगी। और अब हमें आना है अपनी पढ़ाई पर वापस। और हमारी पढ़ाई है हमारे लक्ष्य का रास्ता, क्योंकि जब तक हम रास्ते पे चलना नहीं सीखेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे। और पहुंचने के लिए हमें तरह तरह के काम करने पड़ते हैं, बिल्कुल करने पड़ते हैं। जिंदगी है तो आजमाइश तो होगी ही, है ना। और संघर्ष है तो कांटीले रास्ते भी होंगे। अब मंजिल तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसको पाने के रास्ते बहुत कठिन हैं। और हमें अपने रास्तों को पाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना ही होगा। और आगे बढ़ने के लिए हमें खूब मेहनत करनी होगी, खूब बढ़ना होगा, खूब पढ़ना होगा। तभी तो हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमें क्या चाहिए और हम क्या करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको रस, अलंकार, पद परिचय, विराम चिन्ह, वाक्य ये सब करवा चुकी हूं। अब हम शब्द निर्माण विधि की ओर जा रहे हैं। मैंने कहा था हिंदी बहुत समझदार भाषा है, जो खुद ही कह देती है जो तू बाहर ढूंढ रहा है वो मुझ में है, मेरे अंदर ही है ना। तो मैंने इसी शब्द निर्माण विधि में आपको उपसर्ग पढ़ाना शुरू किया था। उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, एक नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और मैंने ज्यादा नहीं तो मोटा मोटी मैंने कहा था हिंदी में मुख्य 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं जैसे उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग। और अभी कहें हम हिंदी को पढ़ते हैं, जानते हैं, 7th 8th क्लास के अंदर हमने देखा होगा हमें क्या दिया होता है, अंग्रेजी के उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग जो अवयव के रूप में उपसर्गों में प्रयुक्त हुए। ठीक है ना। पिछली वीडियो में मैंने यही बताया था। और ये भी बताया था हिंदी के कितने उपसर्ग हैं, 19। उर्दू के कितने हैं, 22। संस्कृत के कितने हैं, 13। और इनको याद कर लो, इनके अर्थ जान लो, हमारी आधी समस्या ही सॉल्व। और ये भी कहा था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। कुछ कुछ हिंट मैंने आपको दिए थे। और एक प्रश्न भी पूछा था कि जो कुलीन शब्द है क्या वो उपसर्ग है, क्या वो उपसर्ग विधि द्वारा बना हुआ शब्द है या नहीं। आपको कमेंट करके आंसर देना है, उत्तर देना है। और मेरी जो प्रतियोगिता है हिंदी व्यक्तित्व के नाम से जो चल रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेना है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर देना मत भूलिए। उपसर्ग क्या है? उप का और सर्ग का अर्थ मैंने बताया था। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि, अर्थात उसके नजदीक जाकर नई रचना करना, नई सृष्टि करना। क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय का तुलनात्मक अध्ययन हम जरूर करेंगे, बहुत छोटा सा ही है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़कर और प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। अब हम कुछ उदाहरण करते हैं। देखो, संस्कृत के वे शब्दांश जो हिंदी में अपने स्वरूप में तो आए हैं, लेकिन जैसे संस्कृत में है वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द भी कहते हैं। तत्सम तद्भव शब्द पढ़ते हैं ना हम, उन तत्सम शब्दों को ही संस्कृत का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? संस्कृत के उपसर्ग। और तद्भव शब्द जो थोड़ा रूप बदलकर और अधिक विकसित रूप में हिंदी में प्रयोग हुए हैं वो हिंदी के शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्दों का जब मैं बोलूंगी तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य क्या है? संस्कृत के उपसर्गों को समझना। चलिए, संस्कृत के उपसर्ग में, लेकिन इससे पहले मैं एक उदाहरण देकर आपको उपसर्ग बता देती हूं कि अगर हमें अपने एग्जाम में उपसर्ग समझना पड़ जाए या किसी शब्द के बारे में जानना पड़ जाए कि वो कैसे उपसर्ग है तो वो कैसे होगा। देखिए, अब मैं एक शब्दांश लेती हूं। मैंने क्या कहा था? शब्दांश प्लस शब्द, इन दोनों से मिलकर जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। मैंने शब्दांश लिया परि और शब्द लिया मैंने भ्रमण। इन दोनों का अर्थ क्या बना? परिभ्रमण। इन दोनों से नया शब्द क्या बना? परिभ्रमण। भ्रमण का मतलब क्या हो गया? घूमना। और परि का मतलब क्या हो गया? पहले। ठीक है ना। तो पहले घूमना, यानी पहले घूमकर जब हम आ रहे हैं। इस शब्द का अर्थ
और इस शब्द का अर्थ मिलकर अगर बन रहे शब्द के अर्थ के मुताबिक निकल रहे हैं तो वो क्या नया शब्द है? उपसर्ग है। समझ में आया? वो नया शब्द क्या है? उपसर्ग है। एक और एग्जाम्पल देती हूं, मैंने कल भी दिया था, कु जमा पुत्र। कु का मतलब क्या हुआ? बुरा, और पुत्र का मतलब क्या हुआ? बेटा। यहां शब्द क्या बना? कुपुत्र। अर्थ क्या बना? बुरा बेटा। अर्थात ये उपसर्ग विधि द्वारा बना हुआ शब्द है। शब्दांश क्या होते हैं? जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं। अब जैसे जो भ्रमण है वो मुख्यतः क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द के आगे जुड़कर, मूल शब्द के आगे जो जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द और उपसर्ग जुड़कर जो नए शब्द का निर्माण करते हैं, नई विशेषता के साथ, वो पूर्णतः क्या बन जाते हैं? उपसर्ग बन जाते हैं। ठीक है ना? शब्दांश जो जिन्हें हम शब्दों के आगे जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। समझ में आए? ठीक है, अभी मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूं ताकि आपको मैं संस्कृत के उपसर्गों के बारे में बता पाऊं। देखिए, अब हम किसका अध्ययन करेंगे? तत्सम उपसर्गों का। संस्कृत के उपसर्ग। मैं कई सारे शब्दांश यहां ले लेती हूं, उनका अर्थ ले लेती हूं और उनसे नए शब्द बनाती हूं। जैसे अति। अति का मतलब हो गया बहुत या अधिक। एक दो और शब्द ले लूं। अति के साथ मैं ले लेती हूं अनु। अनु का मतलब हो गया पीछे। अनु का मतलब क्या हो गया? पीछे या बाद में। अब इनसे हम नए शब्द बनाते हैं। ये क्या हो गए? शब्दांश, यानी कि शब्दों के अंश। इन शब्दों के अंश को जब हम किसी मूल शब्द के साथ जोड़ेंगे, अब अति लिया है ना? अति लिया है ना, तो अति के साथ हम एक मूल शब्द भी ले लेते हैं। हाँ, हम लेते हैं अंत। चलिए, संधि की होगी सभी ने, है ना? अति शब्दांश है, मूल शब्द है अंत, तो तय और अ का क्या बन गया? त्य। त्य, तो क्या हो गया? अत्यंत। तय और ए का संधि परिवर्तन करेंगे तो क्या बन जाएगा? त्य। तो ये क्या हो गया? अत्यंत। ठीक है ना? अत्यंत के साथ हम एक और भी ले सकते हैं। अति है रिक्त। अति रिक्त। समझ में आई ना मेरी बात? तो अति क्या हो गया? बहुत अधिक। अनु का और बना लेते हैं। अनु का मतलब क्या हुआ? पीछे या बाद में। बाद में, ठीक है। हम देखते हैं अनु का एक अनुशासन। अनु प्लस में शासन। अनु का मतलब हुआ पीछे, शासन का मतलब क्या हुआ? कमांड करना, अधिकार देना, है ना? तो अनुशासन अर्थात शासन के पीछे पीछे चलना। शासन के पीछे चलना, हुकूमत जो कहेगी उसके साथ चलना या उसके कहावे के पीछे चलना, हुक्म को मानना। तो समझ में आया आपको संस्कृत के उपसर्ग के बारे में? ठीक है। इन उपसर्गों को क्योंकि ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। ज्यों के त्यों क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा जो है संस्कृत के मूल रूप से ही निकली है ना? उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गया। अब एक उदाहरण देखिए, घृत। ये तत्सम शब्द है। अब घृत का परिवर्तित रूप क्या है? घी। ये तद्भव शब्द है। समझ में आ गया? कर्ण, ये तत्सम शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं देखा। कर्ण को उठाकर एज इट इज हमारी भाषा में प्रयोग कर लिया। कर्ण का मतलब क्या हो गया? कान, और यहां आ गया कान। ये है तद्भव शब्द। आशा करती हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। अब संस्कृत के उपसर्गों को हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। तत्सम उपसर्ग जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में
लाए गए हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हैं, या जिनके शब्दांशों का हमने ज्यों के त्यों अर्थ के साथ प्रयोग किया है, वो क्या कहलाते हैं? संस्कृत के उपसर्ग। अब हम बात करेंगे हिंदी उपसर्ग के बारे में। हिंदी उपसर्ग जिन्हें हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तद्भव क्यों? संस्कृत भाषा के कुछ शब्दों को लिखना, पढ़ना या समझना कुछ लोगों के लिए कठिन हो गया, तो उनके रूप में परिवर्तन करके जब हम उनको भाषा में प्रयोग कर रहे थे तो उनको क्या, उनके विकसित रूप को हम क्या कहेंगे? तद्भव। ठीक है, जैसे मैंने घृत का घी बताया, कर्ण का कान बताया, हस्त का हाथ बताती हूं। ठीक है, अब देखिए अ, हिंदी उपसर्ग में हमने ले लिया अ। अ का अर्थ क्या हुआ? अभाव। ये क्या है? शब्दांश। ये क्या है? अर्थ। किसका? इस शब्दांश का। अब मूल शब्द हम क्या लें? अभाव है ना? अभाव है तो हम ले सकते हैं छूत। अब हमने शब्दांश अ और छूत। अ का अर्थ क्या हुआ? अभाव। छूत का अर्थ क्या हुआ? छूना। अछूत, जिसे छुआ ना जा सके या छूने का अभाव हो, अर्थात जिसको हम छू ना सके या छूने का अभाव हो, वो क्या कहलाया? मूल शब्द कौन सा है इसमें? छूत। और उपसर्ग शब्द कौन सा है? ए। अब इसके अर्थ से इसका अर्थ मिलता है ना, तो वो क्या कहलाया? उपसर्ग, अर्थात नए शब्द का निर्माण। अच्छा, अब मैंने कल आपको एक बात और कही थी कि जो विलोम शब्द होते हैं वो भी उपसर्ग से ही बनते हैं। देखिए, हम यहां एक विलोम ले लेते हैं। एक विलोम लिया, गमन। गमन का मतलब क्या हो गया? आना जाना। तो इसका विपरीत क्या होगा? गमन, आगमन, है ना? तो गमन के आगे हमने आ जोड़ा, आगमन, तो अर्थ में परिवर्तन आया और ये विलोम शब्द के रूप में भी प्रयोग होता है। तो हम इसको क्या कहेंगे? शब्द निर्माण की विधि, क्योंकि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द भी क्या है? उपसर्गों से ही बनते हैं। समझ में आई मेरी बात? बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो, मान लीजिए कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो किसी भी शब्द में एक से ज्यादा मात्रा में भी प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूं, व्याकरण। अगर हम इसका विग्रह करते हैं, अगर हम व्याकरण का विग्रह करते हैं तो वी जमा आ जमा करण। अब करण इसमें क्या है? मूल शब्द है। आ और वी क्या है? उपसर्ग है। ऐसा शब्द जिसमें एक से ज्यादा दो उपसर्ग प्रयोग में आए हैं। ठीक है, इसके साथ देखिए समालोचना। समालोचना, अब देखिए इसका विग्रह करते हैं तो तब आपको क्या दिखेगा? सम जमा आ जमा लोचन। सम, म के पाँव में हलंत लगा हुआ है, और याद रखिए हिंदी भाषा में जहां हलंत का प्रयोग होता है उसका अर्थ होता है कि वो शब्द क्या है? आधा है। उस शब्द की पूर्ण वर्तनी के लिए हमने वहां क्या लगाया है? हलंत लगाया है। समझ में आया? व्याकरण, समालोचना और सम आलोचन। याद रखिए, ध्यान रखिए, समझिए और मुझे बताइए कि आपको उपसर्ग समझ में आया या नहीं। याद रखिए, कई कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा उपसर्ग भी प्रयोग होते हैं, यानी एक मूल शब्द के साथ दो उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे मैंने यहाँ दो उदाहरण दिए, इसके अलावा मैं एक और उदाहरण दे देती हूँ आपको, प्रत्युपकार। एक और उदाहरण दे देती हूँ, असुरक्षित। अ जमा सु और रक्षित। रक्षित क्या है? इसमें मूल शब्द है। सु का अर्थ निकालिए, अ का अर्थ निकाल दिए। ए का अर्थ क्या हो गया? अभाव। सु का अर्थ हो गया अच्छे का, अच्छा का अभाव, यानी सुरक्षा का अभाव, यानी कि सुरक्षा का कम भाव। क्या हो गया? असुरक्षित। तो देखा ना किस तरह हिंदी उपसर्ग अपने आप में क्या है? अलग अलग रूप में परिवर्तित होकर नए शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं हिंदी के उपसर्ग कितने? 3 प्रकार के हैं, संस्कृत, हिंदी और अरबी, उर्दू, फारसी भाषा के शब्द। उर्दू में मैंने बताया था कितने उपसर्ग हैं, हिंदी में भी मैंने बताया था कितने उपसर्ग हैं, संस्कृत में भी मैंने बताया था कितने उपसर्ग हैं। उपसर्गों की विशेषता क्या है? कि वो शब्दांश मूल शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, नई विशेषता ला देते हैं।
विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द भी और नए विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द भी किन से बनते हैं? उपसर्ग से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंदी का एक और उपसर्ग लिखा है मैंने, उन, ये शब्दांश है, ठीक है ना। एक कम, इसका अर्थ क्या हो गया? एक कम। अब देखो हम लिखते हैं 19, 19 का अर्थ निकलता है ना कि एक कम है, किससे? 20 से एक कम है। अब प्लस एक कर देंगे तो ये 20 बन जाएगा, लेकिन अभी क्या है? 19, अर्थात एक कम। अब हम बात करते हैं उर्दू शब्द की, वे शब्द या वे शब्दांश जो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से जुड़े हैं, विदेशी भाषाओं में आकर हमारी भाषा में जुड़कर एक नए अर्थ का परिवर्तन किया, एक नए अर्थ को बनाया, एक नए शब्द को निर्माण दिया है, वो क्या कहलाते हैं? विदेशी भाषा के शब्द, अर्थात उर्दू भाषा के शब्द, अरबी फारसी भाषा के शब्द, जिन्हें हम आगत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आगत, ठीक है ना। उपसर्ग शब्द निर्माण विधि में भी काम आते हैं। शब्द निर्माण के लिए हमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, इनको जानना आवश्यक है, लेकिन इससे पहले हमें किसको जानना आवश्यक है? वर्ण को। वर्ण मैंने क्लास दी थी शब्द के बारे में, जब वाक्य हम पढ़ रहे थे तो शब्द के मैंने एक छोटा सा लेक्चर प्रिपेयर करके दिया था। उपसर्ग और प्रत्यय के बाद मैं आपको फिर से वर्ण, स्वर, व्यंजन, शब्द निर्माण फिर से बता दूंगी, ताकि आपको समझने में और उन छोटी छोटी बातों को जानने में क्या है, ध्यान रहे। उपसर्ग का वीडियो निकलने के बाद, प्रत्यय का वीडियो निकलने के बाद आप स्वर व्यंजन एक बार पढ़ लें, समझ लें, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूं। एन, एन क्या है? उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या हुआ? ठीक, पूरा, अर्थात पूरे पूरे समय पर। कई बार हम कहते हैं ना एन मौके पर, एन वक्त पर, है ना, यानी कि पूरे पूरे समय पर और पूरे पूरे मौके पर तुम पहुंचे हो। कम, थोड़ा, कम अकल, कम बखत, है ना। ना का मतलब है नहीं, नालायक, ये किसी चीज के लायक ही नहीं। एक शब्दों के साथ, अनेक शब्द के साथ एक शब्द जुड़ता है ना, तो एक शब्द हम हैं, उसका अनेक शब्द क्या बनेगा? वो भी क्या है? उपसर्ग पहचानने में आसान रहता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको शब्द निर्माण विधि तो बताई कि उपसर्ग कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के हैं, हिंदी में कितने हैं, विदेशी भाषा में कितने हैं। देखिए उपसर्ग क्या है? ऐसे छोटे शब्दांश जिनका अपना अर्थ है, जो संस्कृत या हिंदी भाषा के या दूसरी भाषाओं से आकर हमारे देश की भाषा में जुड़े हैं, है ना। संस्कृत हमारी खुद की भाषा है, जिससे हिंदी परिवर्तन होकर सरलतम रूप में आई है, ताकि हम आसानी से बोल, पढ़ और समझ पाएं। शब्द निर्माण विधि में हमें सबसे पहले स्वर व्यंजन को जानना होता है, वर्णों को जानना होता है, समझने को जानना होता है। इसके बाद हम शब्द निर्माण विधि में आते हैं तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, इनको समझते हैं, है ना। उसके बाद हम अगले लेवल पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो शब्द निर्माण विधि में मैंने आपको उपसर्ग बताया, सीधी भाषा में वे शब्दांश जो शब्दों के मूल रूप के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे जुड़कर, मूल शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय पर हम क्लास करेंगे, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत और तद्धित, लेकिन आज हमारी क्लास क्या है? उपसर्ग पर है। उपसर्ग क्या कहते हैं? मैं तो शब्द के आगे जुड़ूंगा, उसके अर्थ में परिवर्तन कर दूंगा, है ना। बहुत आसान है। और जब आपके पेपर के अंदर आपसे पूछा जाए क्या ये शब्द उपसर्ग विधि से बना है, इसमें कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है, तो आप उसका विग्रह करके जरूर देखें। विग्रह करने पर आपको खुद ही स्वतः ही पता लग जाएगा कि ये शब्द उपसर्ग है या नहीं। जब उनको विग्रह करने पर उनके अर्थ का विवरण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ शब्दांश और शब्द को जोड़कर आपको परिभ्रमण का एक उदाहरण दिया था, कल असत्य का एक उदाहरण दिया था, उसी तरह। तो इसी के साथ मैं रेणु जैन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुलीन शब्द के बारे में मुझे जरूर बताइए। इसके अलावा उपसर्ग से जुड़े आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो आप मुझसे जरूर पूछिए। मैं इनके नोट्स बनाकर आपको लिंक में ऐड कर दूंगी, ताकि आपको पढ़ने में, समझने में आसानी रहे, ठीक है। तब तक मैं मिलती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे द्वारा रखे गए कॉम्पिटिशन में भाग लीजिए, प्रतियोगिता में भाग लीजिए और पुरस्कार पाइए, और हमारे मंच पर आकर अपने मन की बात साझा करने का अवसर भी पाइए। और साथ में पिछले कुछ वीडियो में बहुत सारे बच्चों की वीर गाथाएं मैंने नहीं सुनी, देखी है, प्लीज आप देखें, समझें और भाग लें। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में प्रत्यय के साथ।